जय हिंद दोस्तों, ज्ञान विधि क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद यानी भारत की राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जी, और हम इस विषय को स्लाइड बाय स्लाइड समझेंगे ताकि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयारी मजबूत हो सके। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। तो हमारी पहली स्लाइड का शीर्षक है भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी, ये विषय संविधान के भाग 5 के तहत आता है, जिसे संघ की कार्यपालिका यानी द यूनियन एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो हैं 52 से 78 तक। और राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्र प्रमुख मतलब हेड ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। हाँ, और साथ ही वो भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ये यूपीएससी सीएसई के प्री और मेंस दोनों के लिए एक बहुत ही अहम टॉपिक है। सर, इसमें एक पॉइंट है, भारत के प्रथम नागरिक। इसका कोई संवैधानिक महत्व भी है या ये सिर्फ एक औपचारिक यानी सिंबॉलिक टाइटल है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, प्रथम नागरिक का पद मुख्य रूप से प्रतीकात्मक है। ये राष्ट्र में उनकी सर्वोच्च औपचारिक स्थिति को दिखाता है। मतलब इसका कोई खास कानूनी अधिकार नहीं है। नहीं, कोई विशेष कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन ये देश की एकता, अखंडता और एकजुटता का प्रतीक है। अच्छा। और हाँ, एक एग्जाम अलर्ट यहाँ पर है। याद रखें, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से 78 तक है और वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ये सीधे सीधे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगली स्लाइड है संघ की कार्यपालिका, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो कार्यपालिका मतलब सरकार का वो हिस्सा जो कानून लागू करता है। राइट। बिल्कुल, जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, ये सब शामिल होते हैं। और यहाँ पर दो तरह के प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र के और एक वास्तविक। हाँ, एक है नाम मात्र या औपचारिक प्रमुख, जिन्हें डी जूरे हेड कहते हैं, जो कि राष्ट्रपति हैं। ये राज्य के प्रमुख हेड ऑफ स्टेट होते हैं। और दूसरे हैं वास्तविक प्रमुख, डी फैक्टो हेड, जो प्रधानमंत्री हैं। वो सरकार के प्रमुख हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। एग्जैक्टली। और भारत की संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इन दोनों को एक साथ काम करने का ढांचा देती है। सर, ये डी जूरे और डी फैक्टो प्रमुख में क्या अंतर है? क्या इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति के पास कोई असली शक्ति नहीं होती और सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास ही होती हैं? हाँ, आप काफी हद तक सही समझी हैं। डी जूरे का मतलब है कानून के अनुसार। तो राष्ट्रपति कानूनी रूप से प्रमुख हैं और देश के सभी काम उनके नाम पर होते हैं। लेकिन असल में? लेकिन डी फैक्टो का मतलब है वास्तव में। तो वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास होती हैं, जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, और राष्ट्रपति ज्यादातर मामलों में इसी सलाह पर काम करते हैं। अच्छा। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जहां राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है। यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल है, ये याद रखना जरूरी है। और डी जूरे वर्सेस डी फैक्टो हेड का कॉन्सेप्ट मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इस स्लाइड में हम राष्ट्रपति पद के लिए जरूरी योग्यताओं और शर्तों की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले है अनुच्छेद 52, जो कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब ये पद कभी खाली नहीं रह सकता। जी। फिर है अनुच्छेद 58, जिसमें योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। पहली, वो भारत का नागरिक हो, और ये जरूरी नहीं कि वो जन्म से नागरिक हो। बिल्कुल। दूसरी, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। तीसरी, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। और चौथी, वो किसी लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर न हो। और कुछ शर्तें और उन्मुक्तियां भी हैं अनुच्छेद 59 और 361 में। जैसे कि वो संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते, और उन्हें अपने काम के लिए कोर्ट में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता, ना ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जी, कार्यकाल के दौरान। सर, मेरे दो सवाल हैं। जी। पहला, भारत का नागरिक जन्म से अनिवार्य नहीं, इसका क्या मतलब है? और दूसरा, ये लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये असल में होता क्या है? देखिए, पहले सवाल का जवाब यह है कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए सिर्फ नागरिकता जरूरी है, चाहे वो जन्म से मिली हो या बाद में ली गई हो। अच्छा, अमेरिका की तरह नहीं है? नहीं, ये अमेरिका के सिस्टम से अलग है, जहां राष्ट्रपति का जन्म से नागरिक होना अनिवार्य है। और लाभ का पद?
दूसरा, लाभ का पद संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, लेकिन इसका मोटा-मोटा अर्थ है सरकार के अधीन कोई ऐसा पद जहां से वेतन या अन्य लाभ मिलते हों। तो क्या मंत्री का पद भी लाभ का पद है? नहीं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है। एग्जाम अलर्ट। न्यूनतम आयु 35 वर्ष और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, ये दोनों पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये स्लाइड बहुत जरूरी है। ये है निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज। ये बताती है कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट कौन डालता है और कौन नहीं। इसका जिक्र अनुच्छेद 54 में है। तो वोट कौन कौन डालता है? इसमें 3 तरह के लोग हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य। इलेक्टेड एमपीज। सिर्फ निर्वाचित। हाँ, सिर्फ निर्वाचित। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब इलेक्टेड एमएलएस। हाँ, और तीसरा, दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। ये दिल्ली और पुडुचेरी वाला अधिकार तो बाद में मिला था, है ना? जी, ये अधिकार उन्हें 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा मिला। और कौन वोट नहीं डालता? पहला, संसद के मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। और विधान परिषद वाले? हाँ, राज्यों की विधान परिषदों, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के सदस्य, चाहे वे निर्वाचित हों या मनोनीत, वो वोट नहीं डालते। सर, मनोनीत सदस्यों को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है, जबकि वो भी तो संसद का हिस्सा होते हैं? और विधान परिषद के सदस्यों को क्यों बाहर रखा गया है? अच्छा सवाल है। देखिए, मनोनीत सदस्यों को इसलिए शामिल नहीं किया जाता क्योंकि कुछ सदस्यों को खुद राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य। अच्छा, तो हितों का टकराव हो सकता है? हाँ, अगर वे वोट डालेंगे तो ये निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के खिलाफ हो सकता है। और विधान परिषदें सभी राज्यों में नहीं हैं, केवल कुछ ही राज्यों में हैं। तो समानता रखने के लिए? बिल्कुल। अगर उनके सदस्यों को शामिल किया जाता तो सभी राज्यों के बीच समानता नहीं रहती, इसलिए उन्हें भी बाहर रखा गया है। समझ गई। और ये स्लाइड प्रीलिम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन है और कौन नहीं, इस पर हर साल सवाल बनने की संभावना रहती है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं मत का मूल्य यानी वैल्यू ऑफ वोट की। अनुच्छेद 55 ये बताता है, इसका उद्देश्य है एकरूपता और समतुल्यता लाना, मतलब केंद्र और राज्यों को बराबर का प्रतिनिधित्व देना। तो एक विधायक के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक एमएलए के मत का मूल्य निकालने का फॉर्मूला है, राज्य की कुल जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों से भाग दें और फिर जो आए उसे 1000 से भाग दें। और ये जनसंख्या? हाँ, यहाँ जनसंख्या का आधार 1971 की जनगणना है, जो 2026 तक यही रहेगा। इसी वजह से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के एमएलए के वोट की वैल्यू 208, सिक्किम जैसे छोटे राज्य 7 से कहीं ज्यादा है। जी, और एक सांसद यानी एमपी के मत का मूल्य निकालने का फॉर्मूला है, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, उसको संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग दे दीजिए। तो एक एमपी के वोट का मूल्य कितना होता है लगभग? वर्तमान में एक एमपी के वोट का मूल्य लगभग 700 है। सर, हम आज भी 1971 की जनगणना का उपयोग क्यों कर रहे हैं? पिछले 50 सालों में तो जनसंख्या बहुत बदल गई है। क्या इससे राज्यों के प्रतिनिधित्व में असंतुलन नहीं होता? ये फैसला इसलिए लिया गया था ताकि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान न हो। मतलब अगर हम आज की जनसंख्या का उपयोग करेंगे तो ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। 2026 के बाद इस पर फिर से विचार किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच राजनीतिक संतुलन बनाए रखना है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं चुनाव की प्रक्रिया, मेथड ऑफ इलेक्शन पर। ये थोड़ा जटिल है पर बहुत दिलचस्प है। ये वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत वाली प्रणाली है, राइट? हाँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके 3 मुख्य चरण हैं। पहला क्या है? पहला है वरीयता क्रम यानी प्रेफरेंसेस। वोटर किसी एक उम्मीदवार को वोट नहीं देता, बल्कि अपनी पसंद के अनुसार सभी उम्मीदवारों को वरीयता देता है, जैसे 1, 2, 3। दूसरा है कोटा, मतलब सिर्फ सबसे ज्यादा वोट पाना काफी नहीं है। सही। उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा हासिल करना होता है, जो 50% + 1 वोट होता है। और अगर किसी को कोटा ना मिले तो तीसरा चरण आता है मतों का हस्तांतरण, ट्रांसफर। अगर पहले दौर में किसी को कोटा नहीं मिलता तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है। और उसके वोट्स का क्या होता है? उसके वोटों को वोटर्स की दूसरी वरीयता के अनुसार अन्य उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है।
यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी एक को कोटा नहीं मिल जाता। सर, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम आम चुनावों से इतना अलग और जटिल क्यों है? राष्ट्रपति चुनाव के लिए इसी प्रणाली को क्यों चुना गया? देखिए, आम चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पर होते हैं, जहां सबसे ज्यादा वोट पाने वाला जीत जाता है, भले ही उसे 50% से कम वोट मिले हों। लेकिन राष्ट्रपति तो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल। इसलिए ये जरूरी है कि विजेता को आधे से ज्यादा वोटर्स का समर्थन प्राप्त हो। ये प्रणाली सुनिश्चित करती है कि जीतने वाले उम्मीदवार के पास व्यापक समर्थन है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। यहां हम राष्ट्रपति से जुड़े 4 महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे: शपथ, कार्यकाल, पुनर्निर्वाचन और विवाद। शपथ यानी ओथ अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI शपथ दिलाते हैं ना? जी, और वे संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की शपथ लेते हैं। कार्यकाल टेन्योर अनुच्छेद 56 में है, 5 साल का होता है और वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। सही। फिर है पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन, अनुच्छेद 57। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इस पर कोई सीमा नहीं है। अमेरिका की तरह 2 बार की सीमा नहीं है। नहीं। और आखिर में विवाद, डिस्प्यूट्स, अनुच्छेद 71। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। सर, शपथ में जो 3 शब्द हैं, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, मतलब प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड, इनमें क्या कोई खास अंतर है? और अगर CJI का पद खाली हो या वे अनुपस्थित हों तो शपथ कौन दिलाता है? ये तीनों शब्द मिलकर राष्ट्रपति के सर्वोच्च संवैधानिक कर्तव्य को दर्शाते हैं। प्रिजर्व मतलब जैसा है वैसा बनाए रखना, प्रोटेक्ट मतलब किसी भी हमले से बचाना, और डिफेंड मतलब उस पर हुए हमले का बचाव करना। और अगर CJI उपलब्ध न हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ जज होते हैं वे शपथ दिलाते हैं। ठीक है। एक एग्जाम अलर्ट है। ये चारों अनुच्छेद 60, 56, 57, 71 और उनसे जुड़ी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है महाभियोग, इम्पीचमेंट, मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 61 में है। इसका आधार क्या होता है? महाभियोग केवल एक ही आधार पर लगाया जा सकता है: संविधान का अतिक्रमण, यानी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया के 4 चरण हैं। पहला, प्रस्ताव, जो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके लिए उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर और 14 दिन का नोटिस जरूरी है। और फिर दूसरा, अगर वो सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। तीसरा चरण जांच का है। हाँ, दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है। इस दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। और चौथा, अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को उसी क्षण पद से हटना पड़ता है। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। जी, इस प्रक्रिया में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते। सर, ये बहुत दिलचस्प है कि चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं करते, लेकिन महाभियोग में करते हैं। ऐसा क्यों? और संविधान का अतिक्रमण को संविधान में कहीं परिभाषित किया गया है? मनोनीत सदस्य संसद का हिस्सा होते हैं और राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करना एक संसदीय कर्तव्य है, इसलिए वो इसमें भाग लेते हैं। और संविधान का अतिक्रमण? जहां तक संविधान का अतिक्रमण की बात है, इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। इसका अर्थ क्या होगा, यह तय करने का अधिकार संसद के पास है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। स्लाइड 9 है पद, रिक्ति और उत्तराधिकार के बारे में। अनुच्छेद 62 बताता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर क्या होता है। पद 2 तरह से खाली हो सकता है, राइट? जी, पहला, कार्यकाल समाप्ति पर, जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा हो। ऐसी स्थिति में कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव करवाना अनिवार्य है। और जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक मौजूदा राष्ट्रपति ही पद पर बने रहते हैं। और दूसरी तरह की रिक्ति? वो है आकस्मिक रिक्ति, कैजुअल वैकेंसी, जैसे मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग से पद खाली होना। इस स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है। और इस बीच उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। अगर वे भी उपलब्ध नहीं है तो CJI, और अगर वे भी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नया राष्ट्रपति चुना जाता है वो बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं बल्कि पूरे 5 साल के लिए चुना जाता है। जी बिल्कुल। सर, इसका क्या कोई खास कारण है? अमेरिका में तो उपराष्ट्रपति बची हुई टर्म पूरी करते हैं।
भारत में राष्ट्रपति का पद सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और उनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। ये व्यवस्था पद की गरिमा और निरंतरता को बनाए रखने के लिए है। मतलब जब भी नया चुनाव होगा तो विजेता को पूरा 5 साल का जनादेश मिलेगा? हाँ, ना कि किसी का बचा हुआ कार्यकाल। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम राष्ट्रपति की शक्तियों पर आते हैं। ये स्लाइड है कार्यपालिका शक्तियों, एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में। अनुच्छेद 53 और 77 के अनुसार संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं और भारत सरकार की समस्त कार्यवाही उनके नाम पर की जाती है। जी, इसमें सबसे प्रमुख हैं नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स। वे प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों, महान्यायवादी, सीएजी, राज्यपालों, मुख्य चुनाव आयुक्त और यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। सूचना का अधिकार भी है अनुच्छेद 78 के तहत। हाँ, वे प्रधानमंत्री से देश के प्रशासन और कानूनों से जुड़ी कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। और वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकते हैं। जी, और एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आयोग का गठन भी कर सकते हैं। सर, जब सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं तो क्या वे अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं या उन्हें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है? नहीं, संसदीय प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति ये सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। वे अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। अच्छा, ये उनकी डिजोरे पोजीशन को दिखाता है। बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हम राष्ट्रपति की विधायी और अध्यादेश शक्तियां, लेजिस्लेटिव एंड ऑर्डिनेंस पावर्स की बात करेंगे। विधायी शक्तियों में सबसे पहले तो यही है कि वो संसद का अभिन्न अंग होते हैं। कोई भी विधेयक उनके हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। सही। वे संसद का सत्र बुलाते हैं और सत्रावसान करते हैं और दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। और वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत भी करते हैं। जी, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से। अब बात करते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस की। अनुच्छेद 123 ये एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। हाँ, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी कानून की तत्काल जरूरत हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसकी शक्ति और प्रभाव बिल्कुल संसद के कानून जैसा ही होता है। पर इसे बाद में संसद से पारित करवाना पड़ता है ना? हाँ, जब संसद की बैठक दोबारा शुरू होती है तो उसके 6 सप्ताह के भीतर इसे संसद से पारित करवाना जरूरी होता है, वरना ये समाप्त हो जाता है। तो इसकी अधिकतम आयु 6 महीने और 6 सप्ताह हो सकती है? जी, क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है। सर, ये अध्यादेश की शक्ति तो एक तरह से सरकार को बाईपास कानून बनाने का मौका देती है। क्या इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता? इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है और इस पर अक्सर बहस भी होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि अध्यादेश जारी करने के सरकार के फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। मतलब अगर ये दुर्भावनापूर्ण इरादे से लाया गया हो तो कोर्ट इसे रद्द भी कर सकता है। जी, बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं वीटो शक्तियों, वीटो पावर्स की। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को विधेयकों पर कुछ वीटो शक्तियां देता है। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति है। पहली है आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। इसमें राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी अनुमति रोक लेते हैं, जिससे वो विधेयक समाप्त हो जाता है। ये आमतौर पर निजी सदस्यों के विधेयकों पर इस्तेमाल होता है। दूसरी है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। इसमें वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर संसद उसे दोबारा पास कर देती है तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही पड़ती है। हाँ, और तीसरी है पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। ये सबसे दिलचस्प है। जी, इसमें राष्ट्रपति न तो विधेयक पर सहमति देते हैं, न अस्वीकार करते हैं और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, बल्कि उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित रख लेते हैं। इसका प्रसिद्ध उदाहरण ज्ञानी जैल सिंह वाला है। हाँ, ज्ञानी जैल सिंह द्वारा डाकघर विधेयक पर इसका प्रयोग करना। वैसे राष्ट्रपति धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। सही। सर, पॉकेट वीटो का मतलब क्या ये है कि राष्ट्रपति किसी भी बिल को हमेशा के लिए रोक सकते हैं और धन विधेयक पर वीटो क्यों नहीं है? सिद्धांतिक रूप से हाँ, पॉकेट वीटो का मतलब अनिश्चित काल तक रोक कर रखना है और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। इसलिए यह माना जाता है कि वो उस पर अपनी सहमति पहले ही दे चुके हैं। अच्छा, इसलिए वो उसे बाद में रोक नहीं सकते। जी। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये स्लाइड राष्ट्रपति की 2 और महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में है, क्षमादान
और आपातकालीन शक्तियां। क्षमादान शक्तियां, पार्डनिंग पावर्स। राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम या प्रविलंबन कर सकते हैं। और इसमें विशेष बात यह है कि उनके पास मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को भी माफ करने की शक्ति है, जो राज्यपाल के पास नहीं होती। और आपातकालीन शक्तियां, रिमिशन, इनमें क्या अंतर है? देखिए, पार्डन में सजा और दोष दोनों पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। कम्यूटेशन में सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में। और रिमिशन में? रिमिशन में सजा की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है, जैसे 10 साल की सजा को 5 साल करना। और ये सभी शक्तियां राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही इस्तेमाल करते हैं, राइट? बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टैंप है? ये स्लाइड उनकी संवैधानिक स्थिति के बारे में है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे। जी, और 42वें संशोधन 1976 ने तो इस सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया था। लेकिन 44वें संशोधन 1978 ने राष्ट्रपति को थोड़ी शक्ति दी। अब वे सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। हाँ, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना अनिवार्य है। पर कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने विवेक से काम कर सकते हैं। हाँ, जिसे सिचुएशनल डिस्क्रिशन कहते हैं। जैसे जब लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत न मिले तो किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करना है, या जब सरकार विश्वास मत खो दे तो लोकसभा भंग करनी है या नहीं, और पॉकेट वीटो का प्रयोग करना, ये सब उनके विवेक पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते। क्या ये उनके पद को काफी हद तक औपचारिक नहीं बना देता? हाँ, काफी हद तक उनका पद औपचारिक ही है, लेकिन उन्हें राष्ट्र का मार्गदर्शक, सलाहकार और संविधान का रक्षक माना जाता है। एक अनुभवी और सम्मानित राष्ट्रपति अपने प्रभाव और प्रतिष्ठा से सरकार के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं, भले ही उनके पास सीधी शक्ति न हो। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। यहाँ कुछ रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, मतलब 2 बार। और नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और वीवी गिरी एकमात्र राष्ट्रपति जो दूसरी वरीयता के मतों की गिनती से जीते। इनको याद रखने की एक ट्रिक भी है। हाँ, एक निमोनिक है। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। ये तो बहुत मजेदार है। इससे आपको राष्ट्रपतियों का क्रम याद रहेगा। सर, वीवी गिरी जी का द्वितीय वरीयता मतों से जीत का क्या मतलब है? क्या ये उसी वोट ट्रांसफर सिस्टम से जुड़ा है जो हमने पहले पढ़ा था? बिल्कुल। इसका मतलब है कि पहले दौर की गिनती में वीवी गिरी को 50% +1 का कोटा नहीं मिला था। तब सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को बाहर करके उसके वोटों को वोटर्स की दूसरी वरीयता के अनुसार बांटा गया, जिसके बाद वीवी गिरी ने जीत का कोटा हासिल किया। अच्छा, तो ये हमारे चुनाव प्रक्रिया वाले सिद्धांत का एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। एकदम सही। तो ये थी भारत के राष्ट्रपति पद से जुड़ी एक विस्तृत चर्चा। हमने उनके चुनाव, शक्तियों और संवैधानिक स्थिति को हर पहलू से समझने की कोशिश की। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।